हे गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। और ये एनसीईआरटी है ज्योग्राफी, और हमने अब एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो जो भी बच्चे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, सीबीएसई की बुक्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें एनसीईआरटी की बुक्स अगर हैं उनके सिलेबस में, तो दिस विल हेल्प यू लॉट। और नॉर्मल भी ये हेल्प करने वाली है, कोई सा भी सिलेबस हो। ये सोलर सिस्टम वाला चैप्टर तो हर ज्योग्राफी में रहता ही है, ठीक है। और बाकी गवर्नमेंट प्रिपरेशन में भी इट विल डेफिनेटली हेल्प those who are preparing for state civil services exam as well as यूपीएससी, ठीक है। ओके, सो लेट्स बिगिन द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसमें चैप्टर में डिस्कस क्या करने वाले हैं। एक तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे, सन, प्लैनेट, अर्थ, मून, एस्टेरॉइड्स और मीटेरोइड्स, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। और ये लेक्चर 2-3 पार्ट्स में आएगा पहले चैप्टर का, ठीक है। सो विल ट्राई टू नो ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस चैप्टर। सो सबसे पहले देखते हैं कि आपने सुना होगा फुल मून और पूर्णिमा। फुल मून क्या होता है और पूर्णिमा क्या होती है, ठीक है। आप सब कुछ जानते ही होंगे पूर्णिमा वाले दिन क्या होता है। पूर्णिमा वाले दिन चांदनी रात होती है और जो चांद होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। तो पूर्णिमा means full moon day which divide the month into 2 equal lunar fortnights। और पक्ष, देखो पूर्णिमा का मतलब है फुल मून डे। और आपको पता ही है जो आपका मंथ होता है, महीना होता है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। एक पार्ट होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की मैं अभी आगे एक स्लाइड में बताऊंगा, आपको टेंशन मत लो, ठीक है। तो जो पूर्णिमा वाला दिन होता है, जो फुल मून वाला डे होता है, जिस दिन पूरा चांद दिखाई देता है, रात चांदनी होती है, ये दिन बड़ा ऑस्पिशियस माना जाता है, बड़ा शुभ माना जाता है। अगर कोई काम आप स्टार्ट करना चाहते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो अगर पूर्णिमा वाले दिन स्टार्ट कर रहे हो तो ये बहुत ही शुभ अवसर माना जाता है हिंदू माइथोलॉजी में, ठीक है, हिंदू पुराणों के अनुसार, इन सारी चीज़ों में या हिंदू परंपरा में। और पूर्णिमा को हम कई कई जगह ये ऐसे भी लिखा होता है पूर्णिमा, और पूर्णिमा ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। अच्छा, फोर्टनाइट बिफोर पूर्णिमा इज कॉल्ड शुक्ल पक्ष। पूर्णिमा से पहले के जो 15 दिन, फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 डेज, उनको तो हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष। और फोर्टनाइट आफ्टर पूर्णिमा इज कॉल्ड कृष्ण पक्ष। और पूर्णिमा के आने वाले 15 दिनों को हम क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष। फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 डेज, ठीक है। तो बस अभी तो आपको पता चल गया कि पूर्णिमा का मतलब क्या है। देखो, जिस दिन फुल मून होता है, फुल मून मतलब कंप्लीट मून होता है, उस दिन क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। और जिस दिन न्यू मून स्टार्ट होगा, नया मून, उसको हम बोलते हैं अमावस्या, ठीक है। खैर देखो, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में आप जानकारी ले लो कि कृष्ण पक्ष क्या होता है और शुक्ल पक्ष क्या होता है। अमावस्या अगले दिन चंद्र की कलाएं बढ़ती हैं। देखो हिंदी में लिख दिया मैंने, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए। अमावस्या क्या होती है, अमावस्या वो रात होती है अमावस्या वाली जिस दिन पूरी तरह से डार्क नाइट होती है, मून दिखाई नहीं देता, मून का पहला डे होता है डार्क नाइट, ठीक है। तो डार्क नाइट वाले दिन को हम क्या बोलते हैं, अमावस्या। अमावस्या के बाद आपको पता है कि चंद्र की कलाएं बढ़ती हैं। चंद्र की कलाएं बढ़ती हैं मतलब चंद्र मतलब पहले दिन तो ऐसा रहता है, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक दिन क्या हो जाएगा, कंप्लीट बन जाएगा। तो 15 डेज में तो चंद्र की कलाएं बढ़ने लगती हैं, अतः इसे हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष। जब मतलब अमावस्या के बाद जब चंद्रमा बढ़ता जाता है, उसका साइज बढ़ता जाता है, तो उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। और चंद्रबल मजबूत होने का ये शुभ समय माना जाता है। अगर कोई लोग शुक्ल पक्ष में कोई काम स्टार्ट करें तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। कृष्ण पक्ष क्या होता है, पूर्णिमा के अगले दिन से ही चंद्रकलाएं घटने लगती है। मतलब पूर्णिमा मतलब फुल मून डे, फुल मून डे वाले दिन से अगले दिन क्या है, मून घटने लगता है, घटेगा घटेगा घटेगा, और एक दिन ऐसा आएगा 15th डे जो होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं, जिस दिन मून पूरी तरह से दिखता ही नहीं है, ठीक है, अंधेरी रात हो जाती है। तो चंद्रबल कमजोर होने के कारण, अंधेरी रातों के होने के कारण सामान्यतः लोग कृष्ण पक्ष में शुभ काम करने से परहेज करते हैं, ठीक है। और कृष्ण पक्ष में लोग बाग क्या है कि अगर कोई काम करते हैं तो उसको सही नहीं मानते, क्योंकि इस समय चंद्रबल क्या होता है, कमजोर होता है, ठीक है। खैर ये आप देख सकते हो कि ये चंद्रमा छोटा है, बड़ा, और बढ़ता गया और बढ़ता गया और बढ़ता गया और बढ़ता गया, और फाइनली ये वाली शेप ले लेता है। तो ये क्या हो रहा है, चंद्रमा धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, और एक दिन क्या आ जाता है, फुल मून डे आ जाता है, ठीक है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का मतलब क्या है, व्हेन मून मूव्स टुवर्ड फुल मून, जब चंद्रमा फुल मून की डायरेक्शन में बढ़ता है तो उसको तो हम बोलते हैं कृष्ण शुक्ल पक्ष, ठीक है। और फुल मून की तरफ बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष बोलते हैं। या जो दिन डार्क मून और फुल मून
के बीच में आते हैं, डार्क मून से लेके फुल मून के बीच में। यहाँ पे मान लो डार्क मून है और डार्क मून से फुल मून के बीच का जो टाइम होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष बोलते हैं। और जब मून डार्कनेस की तरफ बढ़ने लग जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष बोलेंगे, ठीक है। तो कृष्ण मतलब एक तरह से ऐसे समझ लो आप, काला। और कृष्ण पक्ष में क्या है, मून, देखो यहाँ पे क्लियरली दिखा हुआ है, ये फुल मून है। फुल मून ये क्या करता है, घटता जा रहा है। तो अगर फुल मून अगर घटता जाए और एकदम डार्क नाइट की तरफ हम बढ़ें तो ये तो आ जाएगा कृष्ण पक्ष में, ठीक है। और शुक्ल पक्ष में क्या होता है, मून आपका फुल मून की तरफ बढ़ता जाता है, जबकि कृष्ण पक्ष में मून क्या होता है, घटता जाता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। न्यू मून और अमावस्या आपको बताइए, अमावस्या मतलब न्यू मून नाइट, और जिस दिन फर्स्ट नाइट होती है आफ्टर फर्स्ट नाइट ऑफ लूनर मंथ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यू मून या अमावस्या। अमावस्या वाले दिन आपको पता है चंद्रमा बिल्कुल मतलब दिखाई नहीं था, फर्स्ट डे होता है उसका, न्यू मून वाला डे होता है। मैंने बैक पैक में दिखाया था, यहाँ पे देखो ये हो गया न्यू मून, ये यहाँ पर तो होती है अमावस्या और इस जगह पर होती है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा वाले दिन चांदनी रात होती है और अमावस्या वाले दिन एकदम काली रात होती है, गहरी काली रात, ठीक है। सो ध्यान रखना। तो न्यू मून रेफर्स टू, अमावस्या रेफर्स टू न्यू मून नाइट और फर्स्ट नाइट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ लूनर मंथ, ठीक है। और हिंदू माइथोलॉजी में अमावस्या के दिन अगर आप कोई काम करोगे तो उसको सही नहीं माना जाता, ऑस्पिशियस नहीं माना जाता, ठीक है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाई ये यहाँ पर एविल पावर्स होती हैं अर्थ की, वो रूल करती हैं। एविल पावर्स ज़्यादा मतलब डोमिनेट रहती हैं, बुराई होती है, बुराई वाली ताकतें वो ज़्यादा मेजर रहती हैं, डोमिनेट करती हैं पृथ्वी पर। और ये जो पीरियड है न्यू मून या अमावस्या के बाद वाला पीरियड है, या न्यू मून को अमावस्या वाले पीरियड को माना जाता है कि इस समय ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र से रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है। और अपने डेड जो एंसेस्टर्स हैं, फोर फादर्स हैं, अपने पूर्वज हैं, उनकी भी पूजा की जाती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि ये मून डेवलप होता जा रहा है, डेवलप होता जा रहा है और एक दिन पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। तो इस वाले दिन को तो हम बोलते हैं पूर्णिमा, क्या बोलते हैं, पूर्णिमा। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पीरियड आता है शुक्ल पक्ष, किस में आएगा। और जब मून घटने लग जाए, जब मून क्या होने लगे, घटने लगे, तो ये वाला पीरियड कहलाता है कृष्ण पक्ष। और ये जब पूरी तरह से घट जाता है तो उस वाले दिन को हम बोलते हैं अमावस्या, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडीज अगला टॉपिक है, सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, हमारे स्पेस में आपको जो भी कुछ भी दिखाई देता है, जो भी बॉडीज दिखाई देती हैं, सन, मून और ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। खगोलीय पिंड जो हमारे आकाश में दिखाई देती हैं, आपको स्काई में नाइट में दिखाई देती हैं, वो सारी चीज़ें जैसे सन, मून और ऑल ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ क्या कहलाती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ में कुछ तो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और कुछ बहुत ही गर्म होती हैं। और सेलेस्टियल बॉडी जनरली किसकी बनी होती हैं, गैसेस की बनी होती हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी होती हैं जो लाइट और हीट इमिट करती हैं, ठीक है। आपने देख सकते हो ये सेलेस्टियल बॉडीज में सन भी इसका पार्ट है, सन भी किसका पार्ट है, सेलेस्टियल बॉडी। तो आपको पता ही है कि सन एक स्टार है और सन में से हीट भी निकलती है एज वेल एज लाइट भी निकलती है, ठीक है। ओके, ये क्लियरली देख सकते हो, बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडी दिखा रखी हैं। ये सन है, सन के पास मरकरी, वीनस, अर्थ, मून, मार्स, ये सारे क्या हैं, प्लैनेट्स हैं। और सन क्या है, एक स्टार है, ठीक है। तो कई सारे प्लैनेट्स, स्टार्स, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, सेलेस्टियल बॉडी बनाती हैं। स्टार्स क्या होते हैं, देखो स्टार्स की खासियत है कि ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार्स में बस आप दो बड़े याद रखना, ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जो लाइट और हीट एमिट करती हैं। रात में आपने देखा होगा या दिन में भी कई सारे बॉडीज़ क्या होती हैं जो अपना हीट निकालेंगी एज वेल एज लाइट निकालती हैं। अगर इनमें से दोनों चीज़ें निकलें तो हम इसको बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। सन एक स्टार है जो कि हीट इमिट करता है एज वेल एज लाइट भी इमिट करता है। तो सन क्या हो गया, एक स्टार, ठीक है। तो सन भी एक तारा है, बहुत बड़ा तारा है जो हीट भी इमिट कर रहा है। इमिट का मतलब है उत्सर्जन करना, निकालना, ठीक है। तो ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जो जिनकी खुद की हीट होती है और लाइट होती है उनको स्टार्स बोलते हैं। और इनकी खासियत है कि ये लाइट और हीट इमिट करते हैं, मतलब उत्सर्जन करते हैं। और सन भी एक बहुत बड़ा स्टार है, ठीक है। प्लैनेट्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स की दो डेफिनेशन में बता देता हूँ। एक तो प्लैनेट्स की खुद की हीट और लाइट नहीं होती, ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जिनके पास ना तो खुद की हीट हो ना ही लाइट हो, उनको प्लैनेट्स बोलते हैं। दूसरा, ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जो सन के अराउंड रिवॉल्व करें, ऐसी सेलेस्टियल बॉडी, मान लो ये सन है और सन के चारों तरफ जो चक्कर लगा रही हैं, रिवॉल्व का मतलब घूम रही हैं, चक्कर लगा रही हैं, उन सारी बॉडीज को हम बोलते हैं
प्लैनेट्स ग्रह बोलते हैं। आपको पता ही है कितने ग्रह हैं अपने, 9 थे पहले, मगर आज की डेट में कितने, 8 ग्रह हैं। तो कौन कौन से ग्रह हैं, प्लैनेट्स मतलब ग्रह, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे के सारे क्या हैं, ग्रह हैं। और ये देखो यहाँ पे सन है, और ये सन की चारों तरफ क्या करती हैं, ऑर्बिट्स में चक्कर लगाती हैं। तो सबसे पहले मरकरी, फिर उसके बाद आता है वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर। जुपिटर आप देख सकते हो सबसे बड़ा प्लेनेट है, और सैटर्न जिसके चारों तरफ क्या पाई जाती हैं, रिंग्स पाई जाती हैं, सैटर्न, फिर यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो आजकल आपको पता ही है ये एक ड्वार्फ प्लेनेट बोलते हैं इसको, हटा दिया है ग्रहों की सीरीज में से, इसको क्या कर दिया है, हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये नेपच्यून तक आपको याद रखने हैं। अभी आज की डेट में 8 प्लेनेट्स हैं जो किसके अराउंड चक्कर लगा रहे हैं, सन। ये देखो यहाँ पे देख सकते हो, ये ऑर्बिट्स बना रखी हैं, क्या बना रखी हैं, ऑर्बिट्स। और इन ऑर्बिट्स में कौन चक्कर लगा रहे हैं, प्लेनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो इनका सीरीज भी आपको याद रखनी है कि कौन से नंबर पे कौन सा आता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, जीके का एक क्वेश्चन भी है कि सन के जस्ट नज़दीक सबसे पहले कौन सा प्लेनेट है, मरकरी, उसके बाद वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ओके, ये भी मैंने और बना रखे हैं कई सारे ये पिक्चर्स हैं, देख लेना, जितनी क्लियरिटी हो याद रखना कौन सा प्लेनेट सबसे पहले आता है। तो प्लेनेट और स्टार में अंतर क्या है, एक प्लेनेट की एक डेफिनेशन और है, ये तो खैर मैंने बताई दी कि ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाएं उसको हम बोलते हैं प्लेनेट्स, और ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जिनके पास ना तो खुद की हीट होती है और ना ही लाइट होती है उनको भी क्या बोलते हैं, प्लेनेट्स बोलते हैं। और 8 प्लेनेट्स हैं आज की डेट में। और प्लेनेट और स्टार में क्या अंतर है, देखो एक तो स्टार में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इनकी खुद की लाइट होती है, प्लेनेट्स इनके पास खुद की लाइट नहीं होती। स्टार का साइज बड़ा होता है, जैसे जनरली देखा होगा जो सन है, सन क्या है अपने सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा स्टार है, और जिसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहे हैं, प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। जबकि प्लैनेट्स कैसे होते हैं, जनरली साइज में छोटे होते हैं। स्टार की जो पोजीशन होती है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है, एक ही जगह पर रहती है। जबकि प्लैनेट्स आपको क्या पता है, रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व मतलब चक्कर लगाते हैं, ऐसे रिवॉल्यूशन करते हैं। तो बीच में आपको पता है सन है, सन की पोजीशन तो फिक्स है, मगर इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स में कौन चक्कर लगा रहे हैं, स्टार्स, वो प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, आपने देखा था अभी, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये सन है, सन की पोजीशन तो फिक्स है, और इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट्स बनी हुई हैं। ठीक है, ये वाली ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट मतलब कक्ष, जिनमें कौन चक्कर लगा रहा है, ये प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार और ध्यान रखना, मरकरी सबसे पहले, उसके बाद वीनस आता है, फिर अर्थ आता है, फिर मार्स, और अर्थ और वीनस को हम ट्विन सिस्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और फिर मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट है, ये डॉट डॉट करके दिखा रखा है, ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। तो पूछा जा सकता है कि एस्टेरॉयड किन किन प्लैनेट्स के बीच में है, तो आप बता देना जुपिटर और मार्स। ठीक है, ये सैटर्न है, और कौन सा प्लेनेट है जिसके चारों तरफ रिंग्स पाई जाती हैं, तो सैटर्न, फिर यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो अभी इसको नहीं मानते हम, क्या नहीं मानते इसको, प्लेनेट नहीं मानते इसको, ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया है। ठीक है, सो आज हमारा इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी हम डिस्कस करेंगे, और चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया है जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसका पहला लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये जो लेक्चर है नॉट ओनली क्लास 6 में हेल्प करेगा, ये उन सभी लोगों को हेल्प करेगा जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर ये हेल्प करने वाला है। बहुत ही आराम से, प्यार से और सिंपल तरीके से चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे हम द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम, मतलब हमारा जो सौर सिस्टम है, जो सोलर सिस्टम है, जो सौर मंडल है, जिस सौर का मतलब होता है सूर्य, तो सूर्य का जो मतलब परिवार है उसमें अर्थ की पोजीशन क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो आप ध्यान रखना, हम पहला टॉपिक देखेंगे सेलेस्टियल बॉडीज। हालांकि पहले वाले लेक्चर में कुछ चीज़ों को बता चुका हूँ, अब हम एक बार विधिवत रूप से दोबारा से एक बार इनको डिस्कस करेंगे। ध्यान देना, जब हम रात को सोते हैं, ठीक है, रात को सोते हैं तो हमने आकाश में अपनी बहुत सारी चीज़ों को देखा होगा। आकाश में आपको तारे दिखाई देते हैं जो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब घर के अंदर तो क्या दिखाई देगा, जब बाहर सोते हैं तो घर के जब दिखाई देते हैं। रात में आपने देखा होगा, रात में क्या होता है, जैसे जैसे मतलब दिन ढलता जाता है, शाम होती जाती है, तो स्काई ब्लैक होता जाता है, ब्लैक होता जाता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके 1 2 4 लाइन लगा के फिर तारे निकलने लगते हैं, और वो तारे क्या करते हैं, स्टार्स जो हैं वो ट्विंकल करना स्टार्ट करें, मतलब
टिमटिमाना स्टार्ट करते हैं और फिर देखो कितना खूबसूरत नज़ारा बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब अब तो खैर बहुत कम लोग तो मतलब घरों में कैद हो जाते हैं आजकल, तो देख ही नहीं पाते। ठीक है, घर के ऊपर छत है, आसपास कुछ दिखाई नहीं देता, मगर गाँव में या फिर आप छत के ऊपर रात को जाके देखोगे तो ये जो दृश्य है बहुत सुहावना लगता है। ठीक है, अब तो वैसे ही कोरोना का टाइम चल रहा है, घर पर ही है, तो रात को एक बार निहारना आकाश को कितना प्यारा लगेगा, कितना ब्यूटीफुल लगेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो सेलेस्टियल बॉडीज, तो ध्यान रखना रात में स्काई में जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है, ठीक है, स्पेस में जो भी चीज़ दिखाई दे रही है, वो चाहे प्लैनेट्स हो या स्टार्स हो या फिर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो स्काई में हमें दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हाँ क्या कहलाते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं। द सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा और जितने भी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तुएं, जितनी भी चीज़ें ऊपर हमें दिखाई दे रही है स्काई में, वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती हैं। ठीक है, ऑल द ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग सन एंड प्लैनेट्स which shine in the sky at night are called celestial bodies and these are also known as heavenly bodies। ठीक है, तो यही है सेम चीज़ें, सन के साथ साथ जितने भी प्लैनेट्स हैं जो रात में स्काई में शाइन करते हैं, शाइन मतलब चमकते हैं, वो सारे के सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाते हैं और इनको हम हेवनली बॉडीज़ के नाम से भी जानते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत बड़ी होती हैं और हॉट होती हैं, मतलब गर्म होती हैं, और कुछ गैस से भी बनी हुई होती हैं, गैसों की बनी हुई होती हैं। ठीक है, ठीक है, अब हमारा सोलर सिस्टम, ध्यान देना, सोलर सिस्टम वर्ड बार बार आएगा। सोलर सिस्टम का मतलब क्या है? सोलर सिस्टम का मतलब हमारा सन, और सन के आसपास चारों तरफ क्या है? प्लैनेट्स हैं। तो सूर्य और उसके साथ साथ जो अपने प्लैनेट्स हैं और जितने भी छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें मिलके क्या कहलाती है? सोलर सिस्टम कहलाती है, या इसको हम बोलते हैं सोलर फैमिली। इस सोलर फैमिली का जो मुखिया है, हेड कौन है? सन है, और सन के आसपास चारों तरफ बाकी प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जैसे अब सन के आसपास हम देखें मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे के सारे क्या है? सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो सन प्लस प्लैनेट्स और बाकी जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं जो सन के आसपास हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? सोलर सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, तो द सोलर सिस्टम इज द फैमिली ऑफ 8 प्लैनेट्स। आज की डेट में आपको पता है 8 प्लैनेट हैं, 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, प्लूटो को हटा दिया है, प्लूटो अब ग्रह नहीं रहा है। ठीक है, तो प्लूटो अब ड्वार्फ प्लैनेट बन गया। तो 8 प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट मैंने ये बताए थे, ये सारे के सारे 8 प्लैनेट है। अगर कोई पूछ ले कौन कौन से हैं तो इनको बता देना आपको, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये प्रेजेंटली 8 प्लैनेट्स हैं जो हमारे सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। प्लस नेचुरल सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स और जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? सोलर फैमिली कहलाती हैं। सोलर फैमिली में कई सारे प्लैनेट्स हैं, कई सारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो सन के अराउंड क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। ध्यान रखना, रिवॉल्व का मतलब है किसी चीज़ के चारों तरफ चक्कर लगाना। जैसे मान लो बीच में तो हो गया सन, तो सन के चारों तरफ ये ऐसे ऑर्बिट्स बनी हुई हैं। ऑर्बिट्स का मतलब है कक्ष बने हुए हैं, और इन कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं। कौन चक्कर लगाते रहते हैं? प्लैनेट्स चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब बीच में सूर्यदेव हो गए और उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं ये प्लैनेट्स। ठीक है, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। ठीक है, और हमारे ब्रह्मांड में कोई मतलब लाखों मतलब क्या है गैलेक्सीज हैं। देखो, हम इस पूरे जगत को बोलते हैं ब्रह्मांड। आपने सुना होगा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब पूरा जगत जितना भी। इस ब्रह्मांड में कई सारी गैलेक्सीज हैं, कई सारी गैलेक्सीज हैं। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं वो है मिल्की वे गैलेक्सी, और जिसका दूसरा नाम है आकाशगंगा। और मिल्की वे गैलेक्सी में एक सोलर सिस्टम है, ध्यान देना, और एक गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं। सोलर सिस्टम में क्या होता है? एक स्टार होता है, चमकीला स्टार होता है। हमारे सोलर सिस्टम का स्टार है सन, और सन के चारों तरफ आपको पता है कई सारे प्लैनेट्स हैं। हमारा प्लैनेट अर्थ है, और अर्थ पर हम रहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, तो हम किस पर रहते हैं? हम जैसे मान लो ये मान लो मैं रहता हूँ प्लैनेट पे, प्लैनेट का नाम अर्थ। प्लैनेट किसके अंदर आता है? सोलर सिस्टम के अंदर। सोलर सिस्टम किसके अंदर आता है? गैलेक्सी के अंदर। और गैलेक्सी किसके अंदर आती है? यूनिवर्स के अंदर आती है। ठीक है, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किस गैलेक्सी का पार्ट है? तो आपको बताना है मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। ठीक है, और ब्रह्मांड में, यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में लाखों, मिलियंस का मतलब लाखों गैलेक्सीज विद्यमान है। ठीक है, प्रेजेंट है। सन जो है हमारी पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। हमारी पृथ्वी से अगर सन की दूरी निकालें तो इट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स। ध्यान रखना, 1 मिलियन का मतलब होता है, आप सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो कोई बात नहीं है, 10 लाख। 10 लाख का मतलब होता है 1 मिलियन। तो मतलब 150 मिलियन, सोचो इतने लाख किलोमीटर है हमारी पृथ्वी सूर्य से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
और कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि सन से सबसे नज़दीक कौन है, तो सन से सबसे नज़दीक है मरकरी, फिर वीनस और तीसरे नंबर पे आती है अपनी पृथ्वी। तो पृथ्वी हमारा सोलर सिस्टम में तीसरे नंबर पे आता है जो सन के पास है। फिर इसके बाद जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो जो है आज की डेट में ये ड्वार्फ प्लेनेट है, प्लेनेट नहीं रहा है, ठीक है। और सैटर्न के चारों तरफ यहाँ रिंग्स दिखाई देती है और सबसे बड़ा जो अपना प्लेनेट है वो है जुपिटर, ठीक है। और ये पूछ लिया जाता है किस प्लेनेट के अराउंड एक रिंग सी दिखाई देती है, तो ये है सैटर्न, शनि, ओके। यहाँ पर और देखो कितना खूबसूरत है, यहाँ पे सन के पास मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, मार्स और जुपिटर के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट पाई जाती है, इस बेल्ट को बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट्स, एस्टेरॉयड बेल्ट्स। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, इतना ध्यान रखना। और फिर यहाँ पे देखो नेपच्यून से आगे ये प्लूटो, तो ड्वार्फ प्लेनेट है, छोटा है, प्लूटो से भी आगे यहाँ पर भी एक बेल्ट पाई जाती है जिसको बोलते हैं कूपियर बेल्ट, कूपियर बेल्ट, ठीक है। तो पूछ लिया जाता है कूपियर बेल्ट कहाँ है, तो आपको बताना है प्लूटो से आगे। और एस्टेरॉयड बेल्ट किसके बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट से, ठीक है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर अब देखेंगे हम स्टार्स के बारे में। स्टार्स क्या होते हैं, स्टार्स ध्यान दो, द सेलेस्टियल बॉडीज विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड स्टार्स। ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जिनके पास खुद की हीट होती है और खुद की लाइट होती है उसको स्टार बोलते हैं। ध्यान रखना, स्टार वो होते हैं जिनमें से एनर्जी निकलती है, लाइट निकलती है, हीट निकलती है। अब आप बताओ सुबह से शाम तक हम किससे एनर्जी प्राप्त कर रहे हैं, हीट प्राप्त कर रहे हैं, आपको पता होगा सूर्य से, ठीक है। तो सुबह होते ही आपने देखा होगा हीट बढ़ती जाती है, दोपहर तक तो एकदम चमकीला हो जाता है हमारा जो सन है, ठीक है। तो ऐसी बॉडीज, अब देखो सन भी क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज है, ठीक है। तो ऐसी बॉडीज जिसमें खुद की हीट और खुद की लाइट हो उसको हम स्टार बोलते हैं। स्टार गर्म होते हैं और साइज में बहुत बड़े होते हैं और हमें दूर से वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। और सूर्य भी क्या है, एक स्टार है, ठीक है। हम सूर्य को देखेंगे यहाँ से अपनी आंखों से देखते हैं तो सूर्य बहुत छोटा सा दिखाई देता है, मगर ये छोटा नहीं है। सोलर सिस्टम में जितने भी प्लेनेट्स हैं वो सब किसके अराउंड घूम रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे सन के अराउंड में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो खास बात क्या है, खास बात आप ध्यान रखना कि स्टार कौन से होते हैं, स्टार वो होते हैं जिनकी खुद की हीट होती है और साथ के साथ में लाइट एमिट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्स हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। और पुराने ज़माने में ध्यान दो, पुराने एंशिएंट टाइम का मतलब पुराने टाइम पर जो लोग बाग होते थे वो क्या करते थे, इन स्टार्स की मदद से रात में अपनी डायरेक्शन को निर्धारित कर देते। जैसे आपने एक सुना होगा उत्तरी तारा, ठीक है, ध्रुव तारे के नाम से जो फेमस है, पोलर स्टार। तो पोलर स्टार की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ में रहती है और उसकी पोजीशन फिक्स है। तो पोलर स्टार को देखकर लोग बाग क्या करते थे, अपना रास्ता तय करते थे, ठीक है। तो इन नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट्स द नॉर्थ स्टार, सॉरी मैं वही नॉर्थ स्टार को हम पोल स्टार बोलते हैं, ध्यान रखना, जिसको ध्रुव तारा के नाम से ज़्यादा फेमस है, हिंदी में ध्रुव तारा बोलते हैं। ध्रुव तारा किसको बोलते हैं, पोल स्टार को बोलते हैं, जिसको नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। तो नॉर्थ स्टार हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, इसको पोल स्टार भी कहते हैं। और ये हमेशा एक ही पोजीशन पर बना रहता है हमारे स्काई में, ठीक है। तो ध्रुव तारे की मदद से हम सप्तऋषि मंडल की पोजीशन भी बता सकते हैं। आपने देखा होगा रात में एक मतलब तारों का समूह दिखाई देता है, 7 तारों का समूह दिखाई देता है, उस 7 तारों के समूह को बोलते हैं सप्तऋषि मंडल। यहां पे देखो गिन सकते हो आप सप्तऋषि मंडल में 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर आप देखो ये दो बिल्कुल एक ही लाइन में, तो इस डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक चमकीला तारा दिखाई देगा, उसी चमकीले तारे को बोलते हैं नॉर्थ स्टार। और यहाँ पर 3 स्टार भी ऐसे मतलब सीरीज में दिखाई देंगे। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो स्टार दिखाई दे रहा है चमकीला, ये है नॉर्थ स्टार, ठीक है। तो रात में आप देखने की कोशिश करना, नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप देख पाओ, आपका जो फेस होना चाहिए वो ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, ऊपर की तरफ आपको ऐसे देखना है, इधर बैक जो है आपका वेस्ट डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है सप्तऋषि मंडल है, जिसको बिग डिपर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे पोल स्टार है और यहाँ पर ये कई सारे तारों को समूह दे रखा है, इसको बोलते हैं लिटिल डिपर, ठीक है। तो सप्तऋषि मंडल हमने देख लिया। अच्छा, अब एक वर्ड आ गया कॉन्स्टेलेशंस। कॉन्स्टेलेशंस का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टेलेशंस का मतलब है ग्रुप ऑफ स्टार। ये एक मतलब कॉन्स्टेलेशन है और ऊपर यहाँ पर भी एक कॉन्स्टेलेशन दिखाई दे रहा है। कॉन्स्टेलेशन का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो वेरियस पैटर्न्स आर फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, दीज पैटर्न्स आर कॉन्स्टेलेशंस। मतलब कई सारे स्टार्स के द्वारा कई सारे जो स्टार्स होते हैं वो अलग अलग पैटर्न बनाते हैं, मतलब अलग अलग पैटर्न से दिखाई देते हैं, हम देखेंगे। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं। और कुछ कॉन्स्टेलेशंस में जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, उर्सा मेजर या इसको बिग बियर के नाम से जानते हैं, दूसरा सप्तऋषि लिटिल बियर के नाम से जानते हैं। ये जो है ये सप्तऋषि मंडल, ये भी एक कॉन्स्टेलेशन है, लिटिल बियर के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। और सप्तऋषि
सप्तऋषि इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार। सप्तऋषि 7 स्टार्स का एक समूह है जिसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, जिसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। और ये बिग बियर का पार्ट है। किसका पार्ट है? बिग बियर। यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये भालू सा बना हुआ दिखाई दे रहा है, और भालू से में ही आपको पता है हमारा क्या आता है, सप्तऋषि मंडल आता है। ठीक है, यहाँ पर ये है लिटिल बियर। ठीक है, ऊपर भी एक मतलब पैटर्न जो देखोगे तो ये भी भालू की तरह दिखाई दे रहा है, तो इसको बिग बियर बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिटिल बियर। ठीक है, और पुराने टाइम पर ये भी मैंने पहले ही बता दी कि लोग वाग जो होते थे लोकेशन का पता लगाते थे पोल स्टार की सहायता से, नॉर्थ स्टार इसकी सहायता से लोकेशन का पता लगाते थे और अपनी मतलब रास्ता मतलब ट्रैवल करते थे। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो स्टार है उसका नाम है जुपिटर। मैंने अभी बताया था, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें सबसे बड़ा जो स्टार है वो है जुपिटर। ठीक है, और जुपिटर कौन से नंबर पर आता है? देखो 1 2 3 4 5वें नंबर पर जुपिटर आता है, तो सबसे बड़ा स्टार है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7, ये है हमारा सप्तऋषि मंडल। ठीक है, तो जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। और प्लूटो जो है वो 9th प्लेनेट था, मगर आज की डेट में इसको क्या बोलते हैं? ड्वार्फ प्लेनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ड्वार्फ प्लेनेट। तो यहाँ पे बहुत छोटा है, देखो साइज में भी बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। और प्लूटो से आगे जो एक बेल्ट दिखाई देती है हम उसको बोलते हैं कुपियर बेल्ट। क्या बोलते हैं? कुपियर बेल्ट। ठीक है, अब हम सोलर सिस्टम की एक एक करके मतलब जो भी दे रखा है चीज़ों को आराम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। पहली चीज़ तो ध्यान रखना, सोलर में सोलर का मतलब होता है सन। जब भी आप शब्द ये सुनो सोलर सुनो तो सोलर मतलब आए, आप जब भी आप सुनो तो उसका मतलब सीधा सीधा क्या होता है? सन, जिसका मतलब सूर्य होता है। सोल को रोमन माइथोलॉजी में जो रोमन लोग सोल का मतलब क्या मानते हैं? सन गॉड। सोल का मतलब रोमन माइथोलॉजी में क्या होता है? सन गॉड होता है। तो सन, प्लैनेट्स और सेलेस्टियल बॉडीज ये क्या करते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं, सोलर फैमिली बनाते हैं। तो सोलर फैमिली के अंदर क्या क्या चीज़ होती है? सन होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं और सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं। और सोलर सिस्टम का जो हेड होता है, मुखिया जो होता है, वो होता है सन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सोलर सिस्टम है, कई बार मैंने दिखा दिया, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए ढंग से। और सोलर सिस्टम में सन के बारे में देखेंगे अब हम। ठीक है, सूर्य के बारे में देखेंगे। तो ध्यान रखना, सोलर सिस्टम में हमारा जो सोलर फैमिली है उसमें बिल्कुल सेंटर में सूर्य देव आते हैं और सूर्य के चारों तरफ आपको पता है प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। सन जो है, अब जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं या जो हमारी सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में हीट और लाइट का जो सोर्स है, सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबको जो हीट और लाइट मिलती है वो मिलती है सूर्य से मिलती है। ठीक है, सन बाइंड्स द एंटायर सोलर सिस्टम। जो हमारा सूर्य है ये सारे सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स को क्या करके रखता है? बाइंड करके रखता है, अपने से बांध के रखता है। मतलब एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है सन और प्लैनेट्स के बीच में, जिसकी वजह से सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं हमारे सूर्य से बंधे हुए हैं और सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अगर सूर्य से अलग चले गए तो फिर तो कंडीशन बहुत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। सन जो है बहुत ही ज्यादा गर्म गैसों का बना होता है, बहुत ही एक तरह से आग का गोला है। सन में बहुत ही ज्यादा हीट है। ठीक है, और सन का जो आउटर वाली लेयर है, जैसे मान लो सूर्यदेव है तो सूर्यदेव की आउटर वाली लेयर है ना, उस आउटर वाली लेयर को बोलते हैं कोरोना। ठीक है, आज की डेट में आप जो कोरोना मतलब सुना है ना आपने, कोरोना वायरस, तो वो जो कैसा दिखाई देता है? सन की जो आउटर स्फीयर है ये कैसी है? इस आउटर स्फीयर को, आउटर जो बाहरी परत है, सन की बाहरी जो परत है, इसको कोरोना बोलते हैं। और इसी के नाम पर एक वायरस जो आजकल चल रहा है उसका नाम रखा है कोरोना वायरस। ठीक है, ओके, तो सन के बारे में ये चीज़ हमने देखी, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस का बना होता है। और मगर इस गर्मी को हम फील क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम सन से बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। और आपको पता है सन और हमारे बीच में कितनी दूरी है? 150 मिलियन किलोमीटर दूरी है हमारी और सन के बीच में, जिसकी वजह से इतनी गर्मी हमें महसूस नहीं हो पाती। अब हम देखेंगे प्लैनेट्स के बारे में। ठीक है, तो अब एक दो चीज़ आप ध्यान रखो। प्लैनेट, अब ये वर्ड बार बार आएगा, प्लैनेट क्या होता है? ठीक है, प्लैनेट्स, देखो प्लैनेट्स का मतलब सिंपल सा आप याद रखना, प्लैनेट्स को हम बोलते हैं ग्रह। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। एक प्लैनेट वर्ड आएगा और दूसरा आएगा सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब होता है उपग्रह। क्या बोलेंगे इसको? उपग्रह। अब इन दो वर्डों में आप अंतर समझ लेना, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, प्लैनेट और उपग्रह। देखो आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में सेंटर में कौन है? सन। तो सन के चारों तरफ आपको पता है ये 8 प्लैनेट क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं। 8 प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो बीच में क्या हो गया? सन। तो सन के चारों तरफ जो चीज़ चक्कर लगा रही है, सन के चारों तरफ जो चीज़ चक्कर लगा रही है, जैसे मान लो ये कोई चीज़ है, ये कोई प्लैनेट है,
अरे प्लेनेट तो मैं बता ही रहा हूँ। तो ये जो कोई सन के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्लेनेट, ठीक है। तो बीच में सन हो गया, सन के चारों तरफ कोई ऑब्जेक्ट अगर रिवॉल्व कर रहा है वो चीज़ प्लेनेट कहलाता है। और अगर कोई चीज़, जैसे मान लो यहाँ पर अपनी पृथ्वी है, अगर कोई चीज़ पृथ्वी के चारों या किसी भी प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाए, ध्यान दो, अगर कोई चीज़ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है उसको तो हम बोलेंगे प्लेनेट। क्या बोलेंगे? प्लेनेट। अगर कोई चीज़ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसको तो हम बोलते हैं प्लेनेट। और अगर कोई चीज़, ये मान लो प्लेनेट है, अगर कोई चीज़ प्लेनेट के ही चारों तरफ चक्कर लगाए, अगर कोई चीज़ प्लेनेट के ही चारों तरफ चक्कर लगाए, जैसे या मान लो ये कोई चीज़ है प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। जैसे आपको पता है तीसरे नंबर पर यहाँ पे आता है अपनी पृथ्वी, अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ आपको पता है कौन चक्कर लगाता है? मून चक्कर लगाता है। तो जो अगर कोई चीज़ प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाती है वो तो कहलाती है सैटेलाइट, और अगर सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसको हम बोलते हैं प्लेनेट। आई होप ये समझ में आया होगा। मैं दोबारा बताता हूँ, अगर कोई चीज़ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक है, ये कोई चीज़ है, तो वो चीज़ तो कहलाएगी प्लेनेट। और अगर कोई चीज़ प्लेनेट के ही चारों तरफ चक्कर लगाए उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। क्या बोलेंगे? सैटेलाइट। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके। तो ठीक है, तो द सेलेस्टियल बॉडीज, अब हम देखेंगे प्लैनेट्स के बारे में, ठीक है। तो प्लैनेट्स क्या होते हैं? द सेलेस्टियल बॉडीज, ये भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, विच डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड प्लैनेट्स। ध्यान देना, स्टार और प्लैनेट में सबसे बड़ा अंतर क्या है? स्टार्स में खुद की एनर्जी होती है, खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, मगर प्लैनेट्स वे होते हैं जिसमें खुद की ना तो हीट होती है ना ही लाइट होती है, उनको हम प्लैनेट बोलते हैं। और जो प्लैनेट वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से निकल के आया जिसका नाम है प्लैनेटई, ठीक है, या प्लेंटाई, जो भी कुछ भी बोले आप। तो जो प्लेनेट शब्द है ये कहाँ से निकल गया है? ग्रीक वर्ड से निकल गया है। और ग्रीक वर्ड कौन सा है? प्लेनेटाई, जिसका मतलब होता है वांडरर्स। वांडरर्स मतलब चक्कर लगाने वाले या घूमने वाले। तो आपको पता है प्लेनेट्स चक्कर लगाते हैं किसके तरफ? चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। हमारे जो प्लेनेट्स हैं, 8 जो प्लेनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ऐसे ही कितने सारे सन होंगे हमारे जो गैलेक्सीज हैं, तो उनके चारों तरफ भी कुछ चक्कर लगा रहे होंगे। तो जो भी प्लेनेट्स होते हैं वो सन के चारों तरफ क्या लगा, जो भी प्लेनेट्स होते हैं वो किसी ना किसी एक स्टार के अराउंड में क्या करेंगे? रिवॉल्व करते हैं। तो 8 प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, जिनका नाम आपको पता ही है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सन हो गया, और सन के चारों तरफ ये जो लाइन सी दिखा रखी हैं ये हैं ऑर्बिट्स, और इन ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं हमारे प्लैनेट्स, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट है इसको बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है। तो ये 8 प्लैनेट है और ये चक्कर लगा रहे हैं। सबसे बड़ा प्लैनेट आपको पता है जुपिटर ने, और सैटर्न के अराउंड में एक रिंग पाई जाती है। और पृथ्वी के पास कौन सा है? पृथ्वी के पास है एक तो वीनस और दूसरा है मार्स, ठीक है। पृथ्वी की सिस्टर भी बोलते हैं किसको? वीनस को पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है, अर्थ की सिस्टर भी बोला जाता है, ठीक है। प्लेनेट जो होते हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और इनके चक्कर लगाने का जो पाथ होता है वो फिक्स्ड पाथ होता है। मतलब जैसे यहाँ पर ये मार्स है तो मार्स इसी वाली पाथ में चक्कर लगाएगा, घूम के यहाँ नहीं आ सकता। तो पाथ क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। और ये पाथ जो है इनको ऑर्बिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स बोलते हैं। और ये जो पाथ होते हैं इलोंगेटेड होते हैं। इलोंगेटेड मतलब कुछ इस प्रकार दिखाई देंगे। एक तो था सर्कल, ये सर्कल हो गया। एलोंगेटेड मतलब ऐसे पाथ में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। एलोंगेटेड पाथ में चक्कर लगाते हैं, और इन्हीं एलोंगेटेड पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट्स। तो ध्यान देना, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। ऑर्बिट्स कैसे होते हैं? एलोंगेटेड होते हैं। प्लैनेट्स को जो हीट और लाइट मिलती है वो कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। अच्छा ध्यान देना, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इनके अराउंड में रिंग पाई जाती है। और ये रिंग क्या रिप्रेजेंट करती है? ये जो रिंग होती है, बेल्ट होती है, इसको ये स्मॉल डेब्रिस, इसको देखो, एक इसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है डेब्री, ठीक है। तो स्मॉल डेब्री, डेब्री का मतलब जो मतलब कचरा या कुछ मान सकते हो, जो प्लैनेट्स के अराउंड में होता है उसको बोलते हैं डेब्री, ठीक है, स्पेस में। तो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के चारों तरफ क्या पाई जाती है? रिंग्स पाई जाती हैं। और वो रिंग्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? कि ये स्पेस डेब्री है, ठीक है। अगर आपको प्लैनेट्स को क्रम से याद रखना है कि भाई सन के सबसे पहले कौन आता है, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, तो उसमें एनसीईआरटी में बहुत प्यारी ट्रिक दे रखी है जिसका नाम है माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये याद रख लो लाइन बस, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो यहाँ पर जो पहला वर्ड है उसको आपको याद रखना है, पहला जो लेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे एम है, एम का मतलब मरकरी, वी का मतलब वीनस, ई का मतलब अर्थ, एम का मतलब मार्स, जे का मतलब जुपिटर, एस का मतलब सैटर्न, यू का मतलब यूरेनस और एन का मतलब नेपच्यून। तो सन से सबसे पहले नंबर पे कौन आता है? मरकरी, दूसरे पे वीनस, तीसरे पे अर्थ। तो इस वाली ट्रिक को, माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, इसको याद रख के आप बता सकते हो कि सन से सबसे पहले कौन है और सबसे लास्ट में कौन है। तो सबसे पहले मरकरी है, सबसे लास्ट में नेपच्यून है, तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी आती है, 5वें नंबर पर जुपिटर आता है, दूसरे नंबर पर वीनस आता है, 4th नंबर पर मार्स आता है, और 7 नंबर पर यूरेनस
वीनस आता है। और ख़ास बात ये फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, याद रखनी है, जुपिटर और मार्स के बीच में एक बेल्ट पाई जाती है, इसको बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। प्लूटो से भी आगे एक बेल्ट पाई जाती है जिसको बोलते हैं कुपियर बेल्ट। ठीक है, नोट एक चीज़ याद रखनी है, अगस्त 2006 तक प्लूटो था, उसको प्लेनेट मानते थे। आपको पता है पहले 9 प्लेनेट हुआ करते थे 2006 तक, मगर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अब प्लूटो को बता दिया है ड्वार्फ प्लेनेट। इन्होंने बोल दिया कि अब प्लूटो जो है ये प्लेनेट नहीं है और इसको कैटेगरी में डाल दिया ड्वार्फ प्लेनेट। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना ग्रह, छोटा ग्रह, छोटा जो ग्रह होता है उसको हम बोलते हैं ड्वार्फ प्लेनेट। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब प्लूटो क्या बन गया है, प्लूटो बन गया ड्वार्फ प्लेनेट। कई सारे ड्वार्फ प्लेनेट्स हैं जैसे सीरीज, प्लूटो, होर्निया, मेकमेक, एरेस, ये ड्वार्फ प्लेनेट हैं और ये आपके प्लेनेट हैं। ठीक है, सन के आसपास। तो यहाँ पे देख सकते हो सन के नज़दीक में सारे प्लेनेट्स दिखा रखे हैं और ये छोटे छोटे से जो प्लेनेट्स हैं यहाँ पे आप देख रहे हो ये हैं ड्वार्फ प्लेनेट्स। प्लेनेट्स बड़े होते हैं, ड्वार्फ मतलब छोटे, बौने छोटे होते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी के बारे में देखते हैं। पृथ्वी ध्यान रखना, अर्थ जो है हमारा तीसरे नंबर पे आता है सन से। ध्यान देखा था माई वेरी एफिशिएंट। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे आता है सन से, ये चीज़ ध्यान रखना है। और ये 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है, तो सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर है, सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर। और तीसरे नंबर पे जो 5वें नंबर पे जो आता है, 5वें नंबर पे अगर क्रम से देखें कौन सा बड़ा प्लेनेट है तो 5वें नंबर पे आता है हमारा पृथ्वी आती है। ठीक है, पृथ्वी जो है, अब आप पृथ्वी हम आगे जाके देखेंगे, बहुत ज़्यादा पृथ्वी के बारे में जानेंगे, अभी तो मज़ा आएगा आपको देखना। तो पृथ्वी जो है पोल साइड में, तो यहाँ पर आपको पता है पृथ्वी में क्या है, पोल है, ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है। पोल पर ये फ्लैट है, कैसी है, फ्लैट है, पोल की तरफ फ्लैट है और इसीलिए इसका जो शेप है वो जियोड शेप है। जियोड शेप मतलब कुछ ऐसा शेप होता है, मतलब ऊपर की तरफ यहाँ पे फ्लैट दिखेगा और बाकी मतलब सर्कुलर सा दिखेगा। ठीक है, तो पृथ्वी की जो शेप है वो जियोड शेप है, जियोड। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये सारे के सारे प्लैनेट्स हो गए, ध्यान रखना। और ये इनके पाथ हो गए, सैटर्न के अराउंड में रिंग है, ये इसको बार बार देखते रहना ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें। ठीक है, और कई सारे डायग्राम मैंने दिखाए हैं यहाँ पर। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, फुल मून नाइट जो होती है उसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। जब पूरा चाँद दिखाई देता है तो उस दिन आप देखना क्या चांदनी रात होती है, जिसको हम हमारी भाषा में बोलते हैं पूर्णिमा। और जब नया मून स्टार्ट होता है, पहला मून स्टार्ट होता है, हल्का सा ऐसा दिखेगा, उसको अमावस्या बोलते हैं। उस दिन काली रात होती है भयंकर वाली। और आपकी क्वेश्चन बनता है कि दिन में हम मतलब तारों को क्यों नहीं देख पाते। दिन में तारों को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि दिन में तारों से भी ज़्यादा चमकता है कौन, हमारा सूर्य। तो सूर्य की रोशनी, सूर्य की चमक इतनी होती है कि जिसकी वजह से तारे हमें क्या है, दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो और हमारे जो नोट्स हैं, आपको टेलीग्राम चैनल है, हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन, यहाँ से आप सारे के सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर मैं अब आपको NCERT के नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे ही चैप्टर फिनिश होंगे तो आपको सारे NCERT के नोट्स विद क्वेश्चन आंसर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, आपको चैप्टर का नाम डाल के सर्च करना है और आपको चीज़ें मिल जाएंगी। कैसे नोट्स डाउनलोड करने हैं उसके लिए यहाँ पर एक वीडियो बना रखा है, हाउ टू डाउनलोड नोट्स, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 6th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। और क्लास 6th की ज्योग्राफी के चैप्टर 1 का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम और इसका हम लेक्चर नंबर 3 आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो इसको देखने से पहले आप उन दोनों लेक्चर्स को जरूर देखें ताकि आपकी अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। उनकी दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं सोलर सिस्टम के बारे में और सोलर सिस्टम के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। मैंने बताया सोलर सिस्टम जो है सन, और सन के अराउंड में आपको पता है क्या है, सन के अराउंड में ऐसे ऑर्बिट्स बने हुए हैं और इन ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। और प्लैनेट्स की डेफिनेशन भी बताई थी कि ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जो सन के अराउंड चक्कर लगा रही हैं, चक्कर लगाने को बोलते हैं, रिवॉल्व कर रही हैं, उसको हम बोलते हैं प्लैनेट्स। ठीक है, अभी आपको कमेंट करके बताना है कि इन प्लैनेट्स को लर्न करने की मैंने लास्ट वाली लेक्चर में ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक को आपको कमेंट करके बताना है कि कैसे प्लैनेट्स को लर्न किया जा सकता है। आप सबको पता है टोटल प्लैनेट्स कितने, अभी टोटल प्लैनेट्स 8 हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें से अब हम डिस्कस करेंगे मरकरी के बारे में और मरकरी के बाद हम डिस्कस करेंगे वीनस के बारे में। मरकरी के बारे में बस एक छोटी सी बात याद रखना, मरकरी जो है सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है सन के। यहाँ पे आप देखो ये है सन, सूर्यदेव है, सूर्य के सबसे पास वाला जो प्लेनेट है वो है मरकरी। मरकरी के बाद दूसरे नंबर पे है वीनस और तीसरे नंबर पे है हमारी पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं। ठीक है, तो अर्थ के सन के जो सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है वो है मरकरी और मरकरी को सन का चक्कर लगाने में, रिवॉल्व करने में, पूरा एक चक्कर लगाने में लगते हैं 88 डेज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपको मैं दे रहा हूँ, आपको बताना है कि
हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, उसको सन का पूरा चक्कर लगाने में, रिवॉल्व करने में सन के चारों तरफ कितना समय लगता है वो आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा प्लेनेट है फिर वीनस। तो वीनस यहाँ पे देखो, मरकरी के बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है? वीनस आता है, जिसको शुक्र भी बोलते हैं। और वीनस जो है इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहते हैं, अर्थ ट्विन। वीनस जो प्लेनेट है अर्थ ट्विन के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो शेप एंड साइज जो है लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए अर्थ का ट्विन किस प्लेनेट को कहा जाता है? वीनस को। वीनस कौन से नंबर पे आता है? दूसरे नंबर पे। तो सन से सबसे नज़दीक मरकरी, दूसरे नंबर पे वीनस, तीसरे नंबर पे अर्थ, फोर्थ नंबर पे मार्स, फिफ्थ नंबर पे जुपिटर। और जुपिटर और मार्स के बीच में एक बेल्ट है, एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, तो वीनस मैंने बता ही दिया अर्थ का ट्विन है, और ये अर्थ का ट्विन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी शेप एंड साइज अर्थ के बराबर है। अब हम देखेंगे मून के बारे में, ठीक है। तो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने सैटेलाइट्स के बारे में बताया था, सैटेलाइट्स क्या होते हैं। तो सैटेलाइट की मैंने डेफिनेशन बताई थी, ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जो किसी प्लेनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करें, उसको सैटेलाइट्स कहते हैं। अब आपको पता है मून हमारा जो है नेचुरल सैटेलाइट है, और मून क्या करता है? पृथ्वी, ये है हमारी पृथ्वी, प्यारी पृथ्वी हमारी, जिस पर हम रहते हैं। तो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है? मून लगाता है। अब मून हमने तो बनाया नहीं है, नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो मून है हमारा नेचुरल सैटेलाइट। और कुछ सैटेलाइट वो होते हैं जिनको हम अर्थ की ऑर्बिट में छोड़ देते हैं। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इसरो। तो इसरो हमारे यहाँ से आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को भेजता है जो अर्थ के चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो इसरो जो सैटेलाइट भेजता है उनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, ठीक है। तो मून ध्यान रखना एक नेचुरल सैटेलाइट है, किसका? हमारी पृथ्वी का। और ये क्या करता है? पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। इसका जो डायमीटर है पृथ्वी के डायमीटर का 1/4 है, और मून और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो है 3,84,400 किलोमीटर। ध्यान रखना, मून और अर्थ के बीच की दूरी, ये है अपनी अर्थ और ये है मून, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 3,84,400 किलोमीटर। देख रहे हो? और फिर भी हम बड़ा क्लियरली इसको देख पाते हैं। तो हमारी आंखों की कैपेसिटी देखो कितना दूर तक देख पाते हैं हम, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और मून पर आपने पता ही है, चंद्रमा पर अभी हमने एक मिशन भेजा था हमारे इसरो ने, याद होगा आप सभी को, जिसका नाम था चंद्रयान-2। याद है? चंद्रयान-2 जो वो फेल हो गया, उसका जो लैंडर था वो वहाँ पर लैंड नहीं कर पाया। कहाँ पर लैंड नहीं कर पाया? इस पर, अपने मून पर। बाकी एक ऑर्बिटर था वो सक्सेसफुल था, ऑर्बिटर चक्कर लगा रहा है मून के, ठीक है। खैर, तो मून के बारे में और हम बात करें तो ध्यान रखना, मून को पृथ्वी का चक्कर लगाने में, मून भी किसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी। तो मून पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है 27 डेज में, ठीक है। और अब देखो, दो चीज़ होती हैं, एक होता है रोटेशन और एक होता है रेवोल्यूशन। एक होता है रोटेशन और एक होता है रेवोल्यूशन। एक होता है रोटेशन और एक होता है रेवोल्यूशन। रोटेशन और रेवोल्यूशन। अब देखो, रोटेशन का मतलब क्या है? रोटेशन का मतलब ये, जैसे मान लो अपना इसी जगह पे घूम रहा है, अपने एक्सिस पर घूम रहा है। जैसे आपने फ़ैन देखा होगा, हर घर में फ़ैन लगा रहता है, तो फ़ैन अपने एक ही जगह पे फिक्स जगह होती है, वहीं पर घूमता रहता है। उस चीज़ को तो हम बोलते हैं रोटेशन या स्पिनिंग, SPIN, स्पिन, ठीक है, एक जगह पे घूमना। और अगर कोई चीज़ चक्कर लगाए चारों, जैसे अपना ये मून है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। तो अपना जो मून है इसमें दोनों मोशन होती हैं, इसमें रोटेशन भी होता है और रेवोल्यूशन भी होता है, ठीक है। तो ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने में समय लेता है 27 डेज, और एट द सेम टाइम रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस, अपनी जगह पर ये घूमता है, ठीक है। घूमने में भी कितना समय लेता है? 27 डेज लेता है, ठीक है। तो जैसे जैसे पृथ्वी, अब आपको पता है पृथ्वी भी घूम रही है और पृथ्वी के साथ ये भी चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाने के साथ अपने एक्सिस पर भी घूम रहा है। तो इसलिए इसका हमें सिर्फ एक ही साइड दिखाई देती है। ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमें हमेशा मून की एक ही साइड क्यों दिखाई देती है? हमें हमेशा मून की एक ही साइड इसलिए दिखाई देती है क्योंकि मून जो है चक्कर लगाने में, क्या लगाने में? चक्कर लगाने में। किसका चक्कर लगाने में? अर्थ का चक्कर लगाने में 27 डेज लेता है। साथ के साथ में 27 डेज में ये क्या करता है? अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। इसीलिए हमें क्या, एक ही साइड दिखाई देती है, किसकी? मून की। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट,
मून के बारे में, मून पर ना तो पानी है और ना ही एयर है, ध्यान रखना, मून पर ना तो पानी है और ना ही एयर है। लाइफ इज़ नॉट, अब जब सीधी बात है पानी नहीं और एयर नहीं तो वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर मून पर जाना है तो हमें, आपको पता है जो भी लोग मून पर जाते हैं वो एयर का सिलेंडर साथ में लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेके जाते हैं। मून पर माउंटेन्स पाए जाते हैं, प्लेन्स पाए जाते हैं, डिप्रेशंस मतलब गड्ढे भी पाए जाते हैं इसकी सरफेस पर, ठीक है। मून जो है आपको पता है, अब हम मून के बारे में दो चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक बार ऐसा, महीने में एक बार ऐसा टाइम आता है जहाँ पर पूरा मून हमें दिखाई देता है, पूरा मून, कंप्लीट मून हमें सिर्फ एक ही बार दिखाई देता है, और जिस दिन हमें कंप्लीट मून दिखाई देता है उस नाइट को हम बोलते हैं फुल मून नाइट या पूर्णिमा। और पूर्णिमा का दिन कितना शानदार होता है, ऐसा लगता है कि लाइट आ रही है और हमें लाइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम बिना मतलब किसी चीज़ के कोई नॉर्मल काम हम कर सकते हैं बिना लाइट के, ठीक है। तो पूरा लाइटिंग रहती है, सब कुछ हमें दिखाई देता है। तो जब हमें सब कुछ दिखाई देता है फुल मून नाइट बोलते हैं उसको, और फुल मून नाइट एक ही दिन में आती, एक ही बार आती है महीने में, और उस दिन को हम बोलते हैं पूर्णिमा, ठीक है। और फिर 15 दिन बाद फिर वो मून धीरे धीरे कम होने लगेगा और एक दिन ऐसा आएगा हमें मून दिखाई नहीं देगा, और हमें मून नहीं दिखाई देता है तो उसको हम बोलते हैं न्यू मून नाइट या अमावस्या। और अमावस्या के दिन एकदम काली रात रहती है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ध्यान देना। अब हम देखेंगे सैटेलाइट्स के बारे में। तो सैटेलाइट्स को हम हिंदी में बोलते हैं उपग्रह। देखो, अगर कोई चीज़ सन के चारों तरफ चक्कर लगाए उसको तो हम बोलते हैं प्लेनेट। अब जैसे मान लो ये अर्थ है और ये सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और अगर कोई चीज़ अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाए, जैसे अर्थ के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, मून, तो वो चीज़ कहलाती है प्लेनेट, ठीक है। तो ऐसी बॉडीज जो प्लेनेट्स के अराउंड, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, अर्थ प्लेनेट है, आपको पता है, अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाने वाली बॉडीज को हम बोलते हैं सैटेलाइट्स। तो अर्थ के चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है, मून लगा रहा है, तो मून क्या है, एक प्रकार का सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सैटेलाइट्स आर दी सेलेस्टियल बॉडीज विच मूव्स अराउंड दी प्लेनेट, ठीक है। तो ऐसी कोई भी सेलेस्टियल बॉडी जो प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाए उसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। और सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट और दूसरा होता है आर्टिफिशियल, या इसको हम बोलते हैं मैन मेड सैटेलाइट, ठीक है। तो दो प्रकार के सैटेलाइट होते हैं। नेचुरल सैटेलाइट का एग्जाम्पल पूछे तो आप बता देना, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। और मैन मेड ऐसे सैटेलाइट जिसको हम इंसान यहाँ अपनी दुनिया में बनाकर उसको हम भेजते हैं, ऊपर भेजते हैं, किस लिए, ताकि हम प्लैनेट्स के बारे में जानकारी कलेक्ट कर सकें, ताकि हम और बाकी सैटेलाइट्स के बारे में जानकारी कलेक्ट कर सकें, ताकि हमें आउटर स्पेस के बारे में नॉलेज मिल सके, इसलिए हम उनको भेजते हैं। तो मून नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है, रिवॉल्व का मतलब चक्कर लगा रहता है, चक्कर लगाता रहता है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऐसे मैन मेड सैटेलाइट होते हैं जो हमारे साइंटिस्टों के द्वारा बनाए जाते हैं ताकि हमें इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें, गैदर का मतलब इकट्ठा कर सकें, किसके बारे में, अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में, पृथ्वी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकें। और हमारे इंडिया ने कई सारे ऐसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजे हैं जैसे इनसैट, IRS, एजुसैट और बहुत सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमने पृथ्वी पर भेजे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स। अभी हमने सारी चीज़ें देख ली, अब प्लैनेट और स्टार में क्या अंतर है, ठीक है। तो प्लैनेट मैंने बताया था, प्लैनेट ऐसे होते हैं जिनकी यहाँ पे उल्टा हो गया भाई यहाँ पे थोड़ा, ठीक है, इसको उल्टा कर दिया, क्या उल्टा कर दिया देखो। तो आपको यहाँ पे तो लिखना है स्टार, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है प्लैनेट, कोई बात नहीं, ठीक है। तो प्लैनेट वो होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, प्लैनेट खुद की लाइट होती है। और स्टार वो होते हैं, आई एम सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक, दोबारा बोल रहा हूँ, स्टार वो होते हैं जिसमें क्या होती है, खुद की लाइट होती है और हीट होती है। जबकि प्लैनेट क्या होते हैं जिनमें ना तो कोई लाइट होती है और ना ही हीट होती है, ये बस सन की लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। स्टार ट्विंकल करते हैं, रात में आपने देखा होगा जब रात में ऊपर की तरफ देखते हैं स्काई में, तो स्काई में जो स्टार्स होते हैं वो क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं। और इसी पर एक मतलब पोएम भी बनी हुई है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हैं, सुनी होगी आपने। तो ध्यान देना, स्टार वो होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है, खुद की एनर्जी होती है। जबकि प्लैनेट्स वो होते हैं जिनके पास ना तो खुद की लाइट होती है ना ही एनर्जी होती है, ये बस सन से आने वाली लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। स्टार ट्विंकल करते हैं जबकि प्लैनेट्स ट्विंकलिंग नहीं करते, ना ही चमचमाते हैं, ठीक है। तो प्लैनेट्स, ठीक है, और स्टार्स ट्विंकल करते हैं। स्टार्स है हाई टेम्परेचर, स्टार्स का टेम्परेचर हाई होता है जबकि प्लैनेट्स का टेम्परेचर हाई नहीं होता, ठीक है। स्टार्स की संख्या बिलियंस है, बिलियंस में मतलब करोड़ों करोड़ों में, जबकि प्लैनेट्स की संख्या बहुत ही कम है। प्लैनेट्स की संख्या अब जैसे अपने सोलर सिस्टम में देखो तो सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट है, 8 प्लैनेट है। तो प्लैनेट ही होते हैं, जबकि स्टार्स कितने होते हैं, लाखों में, करोड़ों में प्लैनेट्स की संख्या है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे सही कर लेना, उल्टा हो गया है, यहाँ पे आ जाएगा स्टार और यहाँ पे आ जाएगा प्लैनेट। तो सिंपल
सा मतलब ध्यान रखना, स्टार कौन से होते हैं, सन एक स्टार है और सन में से आपको पता है क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, लाइट निकलती है, ठीक है। तो स्टार्स बोलते हैं जिनमें खुद की एनर्जी, खुद की लाइट, खुद की हीट होती है, उसको स्टार बोलते हैं, और जिनमें खुद की एनर्जी और खुद की लाइट नहीं होती उसको प्लेनेट बोलेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे एस्टेरॉइड्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देखो एस्टेरॉयड बेल्ट, एक तो ध्यान रखना एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पे पाई जाती है, जुपिटर और मार्स के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है। ये आप देख सकते हो, ये विशालकाय जो पिंड दिखाई दे रहा है, जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, एक रॉकी सरफेस जो दिखाई दे रही है, ये है एस्टेरॉयड, ठीक है। तो एस्टेरॉयड आर दी स्मॉल बॉडीज। अब प्लैनेट्स की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, ध्यान रखना एस्टेरॉयड प्लैनेट की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, जो सन के चारों तरफ क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो एस्टेरॉयड आर दी स्मॉल बॉडीज विच मूव अराउंड द सन, दे आर फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये है जुपिटर और ये है मार्स, तो मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है, एस्टेरॉयड बेल्ट है। तो इसको शॉर्ट में याद रखना जाम, जे फॉर जुपिटर, एम फॉर मार्स, और इन दोनों के बीच में एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये भी किसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ये चक्कर लगा रहे हैं सन के चारों तरफ, ठीक है। तो एस्टेरॉइड्स आर दी स्मॉल बॉडीज विच मूव्स अराउंड द सन, और कहाँ पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। और साइंटिस्टों का मानना है, क्या मानना है, कि ये पहले प्लैनेट्स का पार्ट हुआ करते थे, जो कि ऐसा हो सकता है, इनका मानना है कि एक्सप्लोड हो गए थे, ठीक है। मैनी साइंटिस्ट हैव क्लेम्ड दैट एस्टेरॉइड्स आर द पार्ट्स ऑफ प्लैनेट विच माइट हैव एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स एगो। तो ये ऐसा मानते हैं, ये भी कभी प्लैनेट्स का पार्ट हुआ करते थे, जो एक विस्फोट के दौरान छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गए, और ये भी आज की डेट में सन के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना एस्टेरॉइड्स, ठीक है। अब मीटियोरॉइड्स के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो है स्मॉल रॉकी सरफेस जो है, इनको मीटियोरॉइड्स बोलते हैं। यहाँ पर जैसे ये अपनी अर्थ है, तो यहाँ पर जैसे ये मीटियोरॉइड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और जब ये अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो ये जलते हैं, बर्न होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कैसे मतलब जलते हुए आ रहे हैं ये, ठीक है। तो मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं, ये स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स होते हैं जो कि सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। कभी कभी ये मीटियोरॉइड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, और जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो ये जलते हैं, बर्न होते हैं। किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण, किसके बीच में घर्षण हो रहा है, ये हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, और इस एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, और इसी फ्रिक्शन की वजह से जो ये मीटियोरॉइड्स हैं ये क्या करते हैं, अपने आप को बर्न करते हैं, जलाते हैं, और कई बार तो पृथ्वी से पहुंचने से पहले ये पूरी तरह से बर्न आउट हो जाते हैं। मगर कई बार मीटियोरॉइड्स बिना बर्न हुए कंप्लीटली, कई बार पूरी तरह से बर्न नहीं होते, और ये पृथ्वी की सरफेस पर आ जाते हैं और टकराते हैं, और पृथ्वी की सरफेस में एक होलो मतलब बहुत बड़ा गड्ढा क्रिएट कर देते हैं, गड्ढा सा क्रिएट कर देंगे। अगर ये मान लो पूरी तरह यहाँ पहुँच गए, पूरी तरह से नहीं जले, तो पृथ्वी पर क्या कर देते हैं, गड्ढा सा क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये आ रहे हैं, और ये अपनी अर्थ की सरफेस है, तो ये हो गए मीटियोरॉइड्स। अब देखिए गैलेक्सीज, तो ध्यान रखना अपनी जो गैलेक्सी मैं बता चुका हूँ, अपनी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। ये क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। और मिल्की वे गैलेक्सी का दूसरा नाम है आकाश गंगा, और इसी आकाश गंगा में है हमारा सोलर सिस्टम, और उसी सोलर सिस्टम में है 8 प्लैनेट्स, और उसी प्लैनेट्स पे है एक हमारा प्लैनेट जिस पे हम रहते हैं, जिसका नाम है अर्थ, ठीक है। तो गैलेक्सी क्या होती है, द क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी। गैलेक्सी मतलब क्लस्टर, क्लस्टर मतलब समूह, लाखों, मिलियन का 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, मैंने बता चुका हूँ। तो लाखों स्टार्स का जो समूह होता है, क्लस्टर होता है, उसको हम गैलेक्सी बोलते हैं। गैलेक्सी में बिलियंस स्टार्स हो सकते हैं, क्लाउड ऑफ डस्ट और गैसेस और डस्ट होती है, उनके भी क्या पाए जाते हैं, क्लाउड्स पाए जाते हैं। और हमारे यूनिवर्स में, यूनिवर्स मतलब पूरे ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सीज पाई जाती हैं, और इन गैलेक्सीज में कितने सारे ऐसे सोलर सिस्टम्स पाए जाते हैं। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको हम आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं। आकाश गंगा क्यों कहते हैं, एंशिएंट टाइम में ऐसा माना जाता था कि रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग कर रही है आकाश में, मतलब एक लाइट की रिवर आकाश में फ्लो कर रही है, और उसी लाइट की रिवर को नाम दे दिया गया आकाश गंगा। यहाँ पे आप देखो ये लाइट की रिवर ये फ्लो कर रही है, इसी लाइट की रिवर को नाम दे दिया आकाश गंगा, ये है, और स्पाइरल कर रही है इसे, ठीक है, अपनी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी। अब हमारी, अब सपोज ये आप हो, ठीक है, आपकी पोजीशन कहाँ है यूनिवर्स में, तो ध्यान देना इस यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं,
और हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, और इसी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है सोलर सिस्टम, और इसी सोलर सिस्टम के अंदर हमारा प्लेनेट है अर्थ, और इसी अर्थ पर हम रहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछ ले कि हम कहाँ हैं, तो हम रहते हैं अर्थ पर। अर्थ क्या है? प्लेनेट है। किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? गैलेक्सी का पार्ट है। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी, और ये गैलेक्सी किस में पाई जाती है? यूनिवर्स, और यूनिवर्स को हम क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड। ठीक है, अब हम कुछ और चीज़ें देखेंगे। एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं? ठीक है, खगोल शास्त्री बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं? अब देखो, हमने देखा सेलेस्टियल बॉडीज, जो स्काई में जितने भी ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, स्पेस में जितने भी ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। तो ऐसे व्यक्ति जो सेलेस्टियल बॉडीज और उनके मूवमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, उनको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। ठीक है, दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। और आर्यभट्ट फेमस एस्ट्रोनॉमर है हमारे एंशिएंट इंडिया के। आर्यभट्ट का नाम सुना ही होगा आपने, और ध्यान देना, इन्हीं आर्यभट्ट के नाम पर हमारे भारत के पहले सैटेलाइट का नाम, जो कि 1975 में हमने एक सैटेलाइट छोड़ा था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उसका पहले सैटेलाइट का नाम रखा गया था आर्यभट्ट। ठीक है, तो आर्यभट्ट कौन थे? एस्ट्रोनॉमर थे। और एस्ट्रोनॉमर कौन होते हैं? जो सेलेस्टियल बॉडीज और उनके मूवमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो हमारी बुक में दे रखे हैं, ध्यान देना। जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से लाइट ट्रेवल कर रही है। सोचो कितनी फास्ट स्पीड से ट्रेवल कर रही है। और सन की जो लाइट है, ध्यान देना, सन की जो लाइट है पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। ध्यान देना, सन की लाइट, अपने जो सूर्य की लाइट को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट का वक्त लग जाता है। और जो मून है, ध्यान देना, मून पर पहुंचने वाला, मून पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ध्यान दो, ये कहाँ का व्यक्ति है? अमेरिका का व्यक्ति है, यूएसए का व्यक्ति है। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने मून की सरफेस पर कदम रखा, और कब रखा था? 29 जुलाई 1969 में। ठीक है, अच्छा, प्लैनेट्स क्या होते हैं? ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जो सैटेलाइट्स क्या होते हैं? ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जो प्लैनेट्स के अराउंड मूव करें, उनको हम सैटेलाइट बोलते हैं। ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जो प्लैनेट्स के अराउंड मूव करें, उसको सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे मून सैटेलाइट है किसका? अर्थ का। ठीक है, और ऐसी सेलेस्टियल बॉडी जो सन के अराउंड मूव करें, उनको प्लैनेट्स बोलते हैं। तो ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो प्लैनेट्स क्या होते हैं? जो सन के अराउंड मूव करें, और सैटेलाइट्स क्या होते हैं? जो प्लैनेट्स के अराउंड मूव करें। ठीक है, और ह्यूमन मेड सैटेलाइट के बारे में बता ही चुका हूँ। ये ऐसे ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स को आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ही बोलते हैं। इनको साइंटिस्ट डिजाइन करते हैं ताकि हमें यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके, कम्युनिकेशन कर सकें। ठीक है, तो और आज की डेट में आप जो मोबाइल पे वीडियो देख पा रहे हो, ये भी किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? इन्हीं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की वजह से पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि इन्हीं को हमारे साइंटिस्टों द्वारा बनाकर पृथ्वी के ऑर्बिट में स्टैब्लिश कर दिया गया। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को रॉकेट की सहायता से स्पेस में ले जाया जाता है, और फिर इनको अर्थ की ऑर्बिट में प्लेस कर दिया जाता है। यहाँ पर आप देखो, ये यहाँ से पृथ्वी से एक सैटेलाइट गया। ठीक है, ये नीचे इसको ले जा रहा है, जो है रॉकेट है। इसके ऊपर की तरफ यहाँ पे देखो, ऊपर क्या है? सैटेलाइट है। ये यहाँ से फिर अलग हो जाता है, अलग होकर ये नीचे आ जाता है रॉकेट, और फिर ये फिर पार्ट अलग होकर यहाँ पर अर्थ की ऑर्बिट में ये एंटर हो जाता है, और फिर अर्थ के चारों तरफ ये चक्कर लगाता है। ठीक है, तो अब प्लेनेट, अर्थ क्या है? प्लेनेट है, और प्लेनेट के चारों तरफ कोई चीज़ चक्कर लगाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? सैटेलाइट। मगर ये सैटेलाइट नेचुरल नहीं है, इसको हमने बनाया है। तो ऐसे करके ध्यान रखना, जब सैटेलाइट को ऊपर भेजते हैं तो उसके लिए रॉकेट होता है। ठीक है, तो अपने इंडिया में ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है जो सैटेलाइट्स को ऊपर भेजता है? वह है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को रॉकेट के द्वारा अर्थ की जो ऑर्बिट है उसमें प्लेस कर दिया जाता है। कई सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे इनसेट, IRS, एजुसेट, और हमारे यहाँ पे जो इंडियन स्पेस एजेंसी है उसका नाम है इसरो, और जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार हमारा चैप्टर कंप्लीट होने की कगार पर है, बिल्कुल कंप्लीट सही हो गया, और बाकी जानकारी एडिशनल है आपको। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। अब देखो, हमने पता है 8 प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। कितने प्लेनेट हैं? 8। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब इन 8 प्लेनेट में 2 प्रकार के प्लेनेट, इनको भी 2 भागों में क्लासीफाई किया जा सकता है। एक तो है टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, और दूसरे हैं जोवियन या जाइंट प्लेनेट। अब टेरेस्ट्रियल प्लेनेट की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनको हम बोलते हैं जोवियन प्लेनेट। जोवियन मतलब जॉइंट, बड़े बड़े प्लेनेट है। अब यहाँ पे तो आप देखो, पिक्चर में दिख रहा है, ये 4 जो हैं ये तो बड़े बड़े दिख रहे हैं, और ये 4 कैसे दिख रहे हैं? ये बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं। इनको तो हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल सैटेलाइट, और इनको हम बोलते हैं जोवियन इनको तो बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लेनेट,
और इनको हम बोलते हैं जोवियन प्लेनेट। तो ये साइज में बड़े, तो छोटे कौन कौन से हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये तो बहुत छोटे हैं इसलिए इनको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, लाइफ पॉसिबल है। और ये हैं, इनको बोलते हैं जोवियन प्लेनेट। अब इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है। तो जो प्लेनेट है उसमें 4 जो हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स बोलते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनको बोला जाता है जोवियन प्लेनेट। अब इनमें अंतर क्या है, देखो अंतर देख लेते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट ये सन के क्लोज होते हैं, जोवियन सन से दूर होते हैं। ये अपनी जो ऑर्बिट होती हैं उन्हीं में मतलब क्या करते हैं, क्लोजली स्पेस्ड ऑर्बिट्स में, मतलब जो पास पास इनकी ऑर्बिट्स कैसी होती हैं, यहाँ पे देखो ऑर्बिट्स पास पास है, जबकि इनकी ऑर्बिट्स कैसी हैं, दूर दूर हैं। कौन से वाले की, जोवियन की। इनका मास स्मॉल होता है, इनका मास ज़्यादा होता है, पता ही चल रहा है। स्मॉल रेडियस होती है, इनकी रेडियस लार्ज होती है। ये ज़्यादातर यहाँ पे रॉकी सरफेस पाई जाती है। जोवियन में ज़्यादातर गैस बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये सॉलिड होते हैं, इसमें गैस बहुत ज़्यादा पाई जाती है। सॉलिड सरफेस है, यहाँ पे सॉलिड सरफेस नहीं है, गैस ही गैस है। इनकी डेंसिटी हाई है, इनकी डेंसिटी लो है। इनकी रोटेशन स्पीड कम है, जबकि इनकी रोटेशनल स्पीड फास्ट है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में वो वीक होता है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पे मून्स कम होते हैं, जबकि यहाँ पे मून्स की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पर कोई रिंग नहीं पाई जाती, इनमें रिंग्स पाई जाती हैं जोवियन प्लैनेट्स में, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर हो गया। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं। अब हम देखेंगे कि सन से इनकी प्लैनेट्स की डिस्टेंस कितनी है। सन से इन प्लैनेट्स की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर दे रखा है, अपनी बुक में ही दे रखा है। मरकरी जो है, ध्यान देना, मरकरी सन के बिल्कुल नज़दीक है। इसको सूर्य का चक्कर लगाने में लगते हैं 88 डेज, और ये अपने एक्सिस पर घूमता है 59 डेज में, ठीक है। अपने एक्सिस मतलब खुद ही एक ही जगह पे। वीनस ये सन के अराउंड चक्कर लगाता है 255 डेज में, और अपने एक्सिस पर भी घूमता है ये 243 डेज में। अर्थ जो है सन का पूरा चक्कर लगाने में लेती है 365 डेज, जबकि अपने एक्सिस पर घूमती है एक दिन में। मार्स, अच्छा, सन पर मून्स की संख्या अर्थ पर मून की संख्या कितनी है, एक। हमारी अर्थ पर एक ही मून पाया जाता है। मार्स, मंगल ग्रह की बात करें तो ये सन के चक्कर लगाने में लेता है 687 डेज, जबकि खुद अपने एक्सिस पर घूमता है एक दिन में। और मार्स पर मून की संख्या है 2, ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना, इन चारों प्लैनेट्स को, कौन कौन से चारों प्लैनेट्स को, सबसे पहले वीनस, मरकरी, मार्स, अर्थ, इन चारों प्लैनेट्स को बोलते हैं इनर प्लैनेट, क्योंकि ये सन के अंदर वाले हिस्से में पाए जाते हैं। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इन, और ध्यान देना, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स, और इनको बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। आउटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बाहर हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, इनर प्लैनेट्स कौन से, इनर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सन के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, और इनर प्लैनेट्स रॉक्स के बने होते हैं। जबकि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनको हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स, और ये बने होते हैं जनरली इसके गैसेस के और लिक्विड्स के बने होते हैं, और सन से बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। जुपिटर की बात करें तो सबसे बड़ा जो प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में वो जुपिटर ही है। और जुपिटर को सन का चक्कर लगाने में देखो कितना समय लगता है, सन का चक्कर लगाने में लगता है 11 साल, 11 महीने और 12 दिन। इतने दिन में जाके सन का एक चक्कर लगाता है, और अपने एक्सिस पर घूमने में मात्र 9 घंटे के अंदर अपने एक्सिस पर 9 घंटे 56 मिनट में अपने एक्सिस पर घूमता है। और ऐसा बताते हैं जुपिटर पर लगभग 53 मून्स पाए जाते हैं। सैटर्न की बात करें तो सैटर्न, ध्यान रखना, इसके अराउंड में रिंग पाई जाती है, और ये सूर्य का चक्कर लगाने में लेता है 29 ईयर्स 5 मंथ, सोचो 29 साल और 5 महीने में, और अपने एक्सिस पर घूमने में लगते हैं बस 10 घंटे 40 मिनट। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ मून्स पाए जाते हैं वो हैं 53। यूरेनस की बात करें तो ये, अरे भाई ये तो गजब है भाई, यूरेनस तो 84 ईयर्स लेता है सन के चारों तरफ चक्कर लगाने में, 84 ईयर्स, और अपने एक्सिस पर घूमता है मात्र 17 आवर 14 मिनट्स में। और यहाँ पर नंबर ऑफ मून्स की संख्या है 27, ठीक है। और ये किस में आते हैं, आउटर प्लैनेट्स में आते हैं। क्यों कहते हैं आउटर प्लैनेट्स, क्योंकि सन से बहुत ज़्यादा दूर हैं, और यहाँ पर ज़्यादातर क्या चीज़ पाई जाती है, यहाँ पर ज़्यादातर गैस और लिक्विड्स पाए जाते हैं। नेपच्यून की बात करते हैं तो नेपच्यून को, अरे भाई गजब, नेपच्यून को तो सन की चारों तरफ चक्कर लगाने में 164 ईयर्स लगते हैं। हमें 2-3 जन्म लेने पड़ेंगे इनको देखने के लिए हैं। नेपच्यून 164 ईयर्स में सन का चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो सबसे ज़्यादा सन के चारों तरफ चक्कर लगाना कौन सा प्लेनेट लगाता है सबसे ज़्यादा समय में, तो वो है नेपच्यून, और अपने एक्सिस पर घूमता है 16 आवर्स 7 मिनट में। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ मून्स हैं वो हैं 13। तो ये हुआ,
ये भी हमारे एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, तो याद होना चाहिए हमें, ठीक है। तो ये प्लैनेट्स हो गए। तो प्लैनेट्स मैंने बताया दो प्रकार के, इनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स, इनको बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। इनका दूसरा नाम है टेरेस्ट्रियल, इनका दूसरा नाम है जोवियन, ठीक है। टेरेस्ट्रियल ये सॉलिड होते हैं, रॉकी सरफेस होती है और लाइफ पॉसिबल है। ये गैस और लिक्विड पाई जाती है, बहुत बड़े बड़े होते हैं, सन से दूर होते हैं, लाइफ क्वाइट इम्पॉसिबल, ठीक है। तो आप हमारे जितने भी नोट्स हैं उनको डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल लक्की एजुकेशन से, और यहीं पर आपको सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। फ्यूचर में हम इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको करा देंगे, जितने भी बुक में पीछे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उनको भी मैं एक नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इसका लेक्चर नंबर 4 आज का लेक्चर है, जो थोड़ा सा एडिशनल लेक्चर है, बुक से थोड़ा हट के। बुक में सारी चीज़ें नहीं दे रखी हैं, कम दे रखी हैं, तो थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें हम डिस्कस करेंगे ताकि हमारी नॉलेज बढ़ सके और जितने भी फ्यूचर में एग्जाम्स होंगे गवर्नमेंट के उनमें भी ये हेल्प करने वाला है। तो आपको पता है हमारे प्लैनेट्स की संख्या कितनी है प्रेजेंट में? 8 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। और सन के सबसे नज़दीक जो 4 प्लैनेट्स हैं इनको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं, और ये जो 4 प्लैनेट्स हैं इनको हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। इनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और इनको हम बोलते हैं जोवियन प्लैनेट्स, ठीक है। सबसे जो बड़ा प्लैनेट है वो है जुपिटर और सबसे छोटा जो प्लैनेट है वो है मरकरी। इन चीज़ों के बारे में भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। प्लैनेट मैंने बताया था, प्लैनेट ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो सन के अराउंड क्या करती है, मूव करती है, उनको हम प्लैनेट बोलते हैं। और कोई भी चीज़ अगर प्लैनेट के अराउंड मूव करे तो हम उसको सैटेलाइट बोलते हैं। प्लैनेट्स के बाद खुद की एनर्जी और ना ही खुद की लाइट और ना ही खुद की हीट होती है, ये तो बस सन से आने वाली जो हीट होती है, लाइट होती है, उसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। प्लैनेट 2 प्रकार के होते हैं, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। सन के जो नज़दीक वाले प्लैनेट है उनको इनर प्लैनेट बोलते हैं या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं, और सन से जो दूर प्लैनेट है उनको हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट या जोवियन प्लैनेट। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स ये इनर प्लैनेट है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून ये हैं आउटर प्लैनेट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गए 4 प्लैनेट जो दे रखे हैं, इनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट, और ये जो 4 प्लैनेट है इनको हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट, ठीक है। तो सन के नज़दीक वाले इनर प्लैनेट, सन से दूर जो हैं उनको हम बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। ओके, प्लैनेट्स जो हैं ध्यान रखना है ये जनरली, अच्छा इनर जो प्लैनेट है, हम इनर प्लैनेट की बात करें, इनर प्लैनेट को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि ये रॉक्स के बने होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। आउटर जो प्लैनेट है ये मेनली गैसियस नेचर में, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर गैस और लिक्विड पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं, और इनको जोवियन या जाइंट प्लैनेट बोलते हैं, बड़े बड़े प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। अब इन 8 प्लैनेट्स की बात करें, इन 8 प्लैनेट्स की बात करें तो यहाँ पर वीनस एंड यूरेनस इन 2 की घूमने की डायरेक्शन अलग है और बाकी सबकी घूमने की डायरेक्शन अलग है। वीनस और यूरेनस ये तो घूमते हैं वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, जैसे आपकी ये डायरेक्शन हो गई, ये हो गई ईस्ट और ये हो गई वेस्ट। तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेशन होता है किसका, वीनस और यूरेनस, और बाकी जितने भी प्लेनेट हैं वो किधर से किधर तक करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट, वो किधर करेंगे, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो ओनली वीनस एंड यूरेनस ऐसे प्लेनेट्स हैं जो ईस्ट टू वेस्ट मतलब रोटेट करते हैं, जबकि बाकी जितने भी 6 रिमेनिंग प्लेनेट हैं, इवन अपनी अर्थ है, तो अर्थ का रोटेशन हुआ है वेस्ट टू ईस्ट। मरकरी की बात करते हैं सबसे पहले। तो मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, तो आपको बताना है मरकरी। इसमें एटमॉस्फेयर नहीं है, सन के सबसे नज़दीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, सन के सबसे नज़दीक है। इसकी ऑर्बिट बहुत छोटी है, क्योंकि सन के नज़दीक है तो इसका जो ऑर्बिट है जिसमें चक्कर लगाता है बहुत छोटी है। लगभग 88 डेज में ये अपना एक रेवोल्यूशन, सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, और खुद के एक्सिस पर घूमने में, रोटेट करने में इसको लगभग 59 डेज लगते हैं, ठीक है। तो ये सन हो गया, और सन के सबसे नज़दीक वाला जो प्लेनेट है वो है मरकरी। वीनस की बात करते हैं, तो मरकरी के बाद आपको पता है, मरकरी के बाद आता है वीनस, और वीनस के बाद आता है अर्थ, ठीक है।
तो वीनस जो है हॉटेस्ट प्लेनेट है, सबसे गर्म प्लेनेट है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, CO2 पाई जाती है। और CO2 आपको पता है बेटा ये है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैसेस ऐसी होती हैं जो सन से आने वाली हीट को ट्रैप कर लेती हैं और जाने नहीं देती, जिसकी वजह से यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, हालांकि सबसे नज़दीक मरकरी है, पर मरकरी इतना हॉट नहीं है जितना वीनस है। तो वीनस ज़्यादा हॉट होने का रीजन यही है क्योंकि यहाँ पे जो गैसेस पाई जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक क्लाउड्स और बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, जिनकी वजह से ये सन से आने वाली हीट को ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा रहता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है। ये ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, सबसे चमकीला प्लेनेट है, और इसको हम मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार में बोलते हैं। ध्यान देना, सबसे जो चमकीला जो प्लेनेट है वो वीनस है। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाने जाने वाला वीनस है। इसका साइज पृथ्वी के साइज के बराबर है। अपना जो अर्थ और वीनस, इन दोनों का साइज, डेंसिटी ये लगभग सेम है, इसीलिए इसको अर्थ ट्विन बोलते हैं, पृथ्वी का जुड़वा। तो ठीक है, ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया था, वीनस जिसको हम हिंदी में शुक्र बोलते हैं, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से फेमस है शुक्र प्लेनेट जो है। ठीक है, ये हो गया वीनस। नेक्स्ट है पृथ्वी। तो आपको पता है हमारा होम प्लेनेट है जिस पे हम रहते हैं, और अर्थ एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। आपको बता दूं मैं, टोटल 100% में से 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन है, लगभग 78%, लगभग 21% आपको पता है क्या है, ऑक्सीजन है। और हमारी पृथ्वी पर लगभग 70% भाग पानी से भरा हुआ है। हमारी पृथ्वी पर ज़्यादातर भाग में, लगभग 70% भाग में पानी पानी होने की वजह से पृथ्वी को हम बोलते हैं ब्लू प्लेनेट। कैसा प्लेनेट बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। ये अर्थ के तीसरे नंबर पे आता है, सन से अगर देखें तो सन के बाद तीसरे नंबर पे, पहला, दूसरा, तीसरा, सन के बाद तीसरे नंबर पे अर्थ ही आता है। और अगर इसकी साइज की बात करें तो साइज में ये 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है। ध्यान देना, 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है साइज के हिसाब से। इसका एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है मून, जो अर्थ के चारों तरफ क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। तो प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट बोलते हैं। ध्यान रखना, ये जो सेंटर में पृथ्वी अगर देखें, सेंटर में ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, इसका भाग ये उभरा हुआ है। बल्ज का मतलब उभरा हुआ है, सेंटर में बल्ज है। और जो पोल है, ये वाला जैसे नॉर्थ पोल और ये वाला है साउथ पोल, तो पोल पर पृथ्वी हमारी फ्लैट है और सेंटर में कैसी है, उभरी हुई है। अब इसकी डायमीटर की बात करें, आपको पता है ये सर्कल होता है, सर्कल का ये सेंटर होता है, और सेंटर से गुजरने वाली जो लाइन होती है और दोनों ये वाली जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं डायमीटर। तो पृथ्वी के हमारे 2 डायमीटर है। इस वाली लाइन को हम इक्वेटर ही बोलते हैं, आगे मैं बताऊंगा आगे के लेक्चर्स में। तो इक्वेटर, यहाँ से यहाँ तक इक्वेटर की लंबाई है 12,756, 12,756 किलोमीटर। और ये है पोल, ये पोल है ऊपर वाला नॉर्थ पोल है और नीचे वाला साउथ। तो ये वाला जो पोलर डायमीटर है इसकी लंबाई है 12,714 किलोमीटर, 12,714। मतलब हम देखें जो इक्वेटर वाली जो डायमीटर है ये ज़्यादा है, पोलर वाला डायमीटर क्या है, कम है। इसी वजह से हमारी पृथ्वी का शेप जो है वो है जियोड। कौन सा है, जियोड शेप है। ठीक है, और हमारी पृथ्वी पर आपको पता है यहाँ पे पाए जाते हैं पोलर रीजन्स। तो पोलर रीजन जो है वो सबसे ज़्यादा कोल्ड है पृथ्वी पर, जो सबसे ज़्यादा ठंडी जगह वो है पोल्स, और सबसे ज़्यादा गर्म जो है वो है इक्वेटर। यहाँ पे 0 डिग्री वाली जो लैटिट्यूड है उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। तो इक्वेटर सबसे ज़्यादा गर्म है और पोल्स सबसे ज़्यादा ठंडे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये अपनी हो गई पृथ्वी, और इसको हम बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। इसके बाद मार्स, ध्यान रखना, इसका कलर रेड कलर दिखाई देता है, और रेड कलर होने का वजह है यहाँ पे रेड ऑक्साइड। तो ठीक है, रेड ऑक्साइड पाई जाने की वजह से मार्स का जो कलर है वो कैसा पाया जाता है, रेड, इसीलिए इसको लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। जुपिटर की बात करें तो यहाँ पे देखो 5वें नंबर पे आपका जुपिटर आता है, और जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लेनेट है। ध्यान रखना, हमारी सोलर फैमिली में सबसे बड़ा जो प्लेनेट है वो जुपिटर है। जुपिटर और मार्स के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और जुपिटर बहुत तेज़ गति से स्पिन करता है, मतलब अपने एक्सिस पर बहुत तेज़ गति से रोटेट करता है। ओनली 9 आवर 55 मिनट्स में एक रोटेशन ये क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है जुपिटर के बाद सबसे बड़ा जो प्लेनेट है वो सैटर्न है, और सैटर्न के अराउंड में यहाँ पे कुछ रिंग्स पाई जाती हैं जिनको हम टेलीस्कोप वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी सहायता से हम दूर की चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं। तो ब्यूटीफुल रिंग्स पाई जाती हैं सैटर्न के अराउंड में। इसके लगभग 9 सैटेलाइट्स हैं और 3 रिंग्स पाई जाती हैं, और सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट है जुपिटर के बाद हमारा सैटर्न। अब बचा नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून ध्यान रखना 8th प्लेनेट है, और सबसे दूर पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा है, मरकरी।
और सबसे दूर कौन सा है, नेपच्यून, MN, ठीक है पहले M आ गया फिर फोर्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये है नेपच्यून, ये वाला जो प्लेनेट है ये नेपच्यून है, सबसे दूर है। नेपच्यून के बाद प्लूटो जिसको ड्वार्फ प्लेनेट बोलते हैं, और प्लूटो के बाद आता है कुपियर बेल्ट, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो लकी एजुकेशन टेलीग्राम चैनल से, और यहीं से आपको सारी यूट्यूब की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।